तो हेलो स्टूडेंट, मैं दया शंकर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रांजिएंट सर्किट। अब मैं सबसे पहले बता दूं बच्चों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत से बच्चों को ये टॉपिक थोड़ा टफ भी लगता है, लेकिन एक बात बता दूं, एसएससी जेईएन में जो बच्चे पेपर देने जा रहे हैं बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं और 2 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। और भी जेईएन के जो एग्जाम होंगे आपके स्टेट लेवल के, उनमें भी ज्यादा कोई टफ लेवल का क्वेश्चन नहीं है। बस थोड़ी सी चीजों को आपको समझना है, जैसे मैं समझाता हूं उसके बाद में आप कोई भी क्वेश्चन करो अप्रोक्सीमेट आप आंसर तक पहुंच जाते हो या एग्जैक्ट आंसर निकाल लेते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ट्रांजिएंट सर्किट। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें कि ट्रांजिएंट सर्किट है क्या। ठीक है, तो ट्रांजिएंट रिस्पांस की बात करते हैं। देखो बच्चों, जनरली आप ट्रांजिएंट रिस्पांस को यूं कह सकते हो ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का मतलब होता है बच्चों, जब कोई सिग्नल आता है कि स्टार्टिंग में किसी पर्टिकुलर टाइम पे बहुत ज्यादा हाइप दिखा रहा है, उसके बाद में धीरे धीरे सेटल हो जा रहा है सिग्नल, तो ये जो टाइम है जहाँ पे वो ऑसिलेशन दिखाता है, जहाँ पे वो ट्रांजिएंट वगैरह दिखाता है, और ट्रांजिएंट का मतलब होता है बच्चों चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। क्योंकि कोई भी कैपेसिटर और इंडक्टर है वो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, ट्रांजिएंट रिस्पांस कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांजिएंट रिस्पांस। इसका मतलब चेंज इन सिग्नल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब टाइम बच्चों क्या होगा, एक तो स्टार्टिंग का टाइम होगा, मतलब t बराबर 0 प्लस, या t बराबर 0 भी लिख देते हैं, क्वेश्चन के अंदर हम सब देखेंगे। ठीक है, और एक होता है t इनफाइनाइट। अब t इनफाइनाइट बच्चों कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि जब आपका इनिशियली कोई कैपेसिटर है या इंडक्टर है, स्टार्टिंग में चार्ज हुआ, फिर धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा है और बाद में क्या हो गया, t बराबर इनफाइनाइट के बाद में स्टेबल हो गया, तो वो स्टेबल वाली पोजीशन कहलाती है आपकी फाइनल स्टेडी स्टेट पोजीशन। और t बराबर 0 से इनफाइनाइट जब तक हलचल रहेगी तब तक वो आपका जोन क्या कहलाएगा, ट्रांजिएंट जोन। और उससे पहले का जोन क्या कहलाएगा, ये भी कई बार बच्चों स्टडी स्टेट जोन की तरह ही ट्रीट होता है, लेकिन कहाँ ट्रीट होगा वो सब हम डिस्कस करेंगे। एनीवेज ये चीज ऐसे ही रहती है। ठीक है, तो अपने बात करेंगे, आगे चलते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब आपका कैपेसिटर या इंडक्टर चार्ज होना शुरू हुआ या डिस्चार्ज होना शुरू हुआ, वो टाइम कहलाता है इनिशियल टाइम। और फाइनल टाइम का मतलब है कि पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया या पूरी तरह से चार्ज हो गया, तो वो वाला फाइनल टाइम ही कहलाता है हमारा, क्या कहलाता है, फाइनल स्टेडी स्टेट पोजीशन का टाइम कहलाता है। ठीक है, तो बात करते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं बच्चों रेजिस्टिव सर्किट। क्या रेजिस्टिव सर्किट कभी ट्रांजिएंट ऑसिलेशन दिखाएगा क्या? तो ध्यान रखना बच्चों, नहीं दिखाता। क्योंकि यहाँ पे पीछे भी अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने ऑलरेडी लिख चुका है कि ट्रांजिएंट ओनली कहाँ पे अक्कर होंगे, इंडक्टर और कैपेसिटिव एलिमेंट में ही अक्कर होंगे, क्योंकि चार्जिंग डिस्चार्जिंग इन्हीं की होती है। रजिस्टर क्या है, रजिस्टर तो एक डिसिपेटिंग एलिमेंट है, वहां सिर्फ ओनली पावर डिसिपेट होती है। ठीक है, क्या होती है, डिसिपेट। इसका मतलब रेजिस्टिव सर्किट में अगर बात करें तो रेजिस्टिव सर्किट कैन नॉट शोइंग ट्रांजिएंट बिहेवियर। जैसे मैंने ये सर्किट बना दिया बच्चों, और मैंने ये स्विच लगा दिया है, यहाँ पे स्विच है ये, और t बराबर 0 प्लस, कहने का मतलब t बराबर 0 पे ये स्विच क्लोज हो रहा है। इसका मतलब बच्चों हमारे पास 3 पोजीशन थी, t बराबर 0 और t बराबर इनफाइनाइट और यहाँ पे 0 माइनस। इसका मतलब ये है बच्चों की 0 माइनस का मतलब है ये स्विच आपका क्लोज हो रहा है t बराबर 0 प्लस पे। इसका मतलब इससे पहले स्विच ओपन रहेगा। अगर ओपन रहेगा तो t बराबर 0 नेगेटिव टाइम पर जब ये ओपन रहेगा तो क्या रजिस्टर से कोई करंट जाएगा? नहीं जाएगा। इसका मतलब करंट क्या रहेगा? 0। इसका मतलब स्टार्टिंग में करंट 0। ठीक है, स्टार्टिंग में करंट क्या रहेगा बच्चों? 0 रहेगा। ये मैंने करंट दिखा दिया 0। ठीक है, और ये मेरा कौन सा टाइम है? t बराबर 0 नेगेटिव, ये 0 नेगेटिव वाला टाइम है। अगर उसके बाद बात करें बच्चों कि इनिशियल पोजीशन पे, कहने का मतलब 0 पॉजिटिव टाइम पर अगर बात करें, तो इस टाइम पे अगर हम देखें बच्चों, इस 0 टाइम पर, इस इनिशियल टाइम पर, तो इस इनिशियल टाइम पे क्या होगा,
स्विच आपका क्लोज हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, इसका मतलब I बराबर V अपॉन R ही रहेगा। इसका मतलब बच्चों जब तक स्विच क्लोज रहेगा ये आपका V अपॉन R एक कांस्टेंट ही रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट ही रहेगा। इसका मतलब अब करंट में कोई ऑसिलेशन नहीं आ रहा है, ये फाइनली क्या है? स्टडी स्टेट ही रह रहा है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि रजिस्टर के अंदर कोई भी ट्रांजिएंट बिहेवियर नहीं होता। और t बराबर इनफाइनाइट पे भी आपको क्या दिखाएगा? वही सेम वैल्यू दिखाएगा, V अपॉन R दिखाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टिव सर्किट कभी भी ट्रांजिएंट बिहेवियर शो नहीं करेगा, कभी भी आपको बीच में इस टाइप के ऑसिलेशन टाइप के सिग्नल नहीं देगा। समझ गए बात को? तो t बराबर 0 नेगेटिव पे क्या था बच्चों? t बराबर 0 नेगेटिव पे स्विच ओपन तो करंट जाएगा 0। फिर t बराबर 0 मतलब इनिशियल पे भी करंट है I बराबर V अपॉन R और फाइनली भी करंट है I बराबर V अपॉन R। इसका मतलब मेनली जो सिग्नल हमारा ऑपरेट हो रहा है t बराबर 0 प्लस से t बराबर इनफाइनाइट, इनके बीच में हमारा जो ग्राफ आ रहा है बच्चों वो क्या आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है। ग्राफ क्या आ रहा है? कांस्टेंट। इसका मतलब कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब रजिस्टर ट्रांजिएंट बिहेवियर नहीं दिखाएगा। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट देखते हैं, आओ। अब मैंने बात की इंडक्टिव सर्किट की, वही सेम चीज है बच्चों, 3 पोजीशन बना लो। अब ये आपका 0 पॉजिटिव टाइम पे मतलब इनिशियली जब आपका स्विच क्लोज होगा, ये इनफाइनाइट टाइम है फाइनल, और इधर आपका 0 नेगेटिव टाइम है। अब एक बात आओ बच्चों, एक एक करके बात करें हम। तो यहाँ पे 0 नेगेटिव टाइम पे तो स्विच क्या रहेगा? ओपन। अगर स्विच ओपन है तो करंट क्या जाएगा? इंडक्टर से सर 0 जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे करंट 0, कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, अब देखो आगे, t बराबर 0 पॉजिटिव पे स्विच हो जाएगा क्लोज। इनिशियल पोजीशन में स्विच क्लोज हो गया। अब एक बात आओ बच्चों, जब t बराबर 0 समय है, 0 सेकंड है, तो आपका इंडक्टर किसकी तरह बिहेव करेगा सर? इनफाइनाइट की तरह। तो अगेन करंट क्या रहेगा? 0। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि एक पॉइंट और नोट करने वाला है कि t बराबर 0 नेगेटिव पे भी करंट 0 था और t बराबर 0 पॉजिटिव पे भी करंट आपका क्या है? 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि करंट कभी भी सडनली इंडक्टर या कैपेसिटर में चेंज नहीं होगा। कभी ये सुना है कि इंडक्टर सडनली चार्ज हो गया? कभी ये सुना है कि कैपेसिटर सडनली चार्ज हो गया? नहीं हुआ। इसका मतलब वो 0 से धीरे धीरे बढ़ाएगा। अब आप टाइम बढ़ाते रहोगे, टाइम बढ़ाते रहोगे, एक्सेल कम होता जाएगा। इसका मतलब I बराबर क्या होगा सर? I बराबर होगा V अपॉन एक्सेल, क्योंकि आप धीरे धीरे t बराबर 0 से आप किधर बढ़ोगे सर? इनफाइनाइट की तरफ बढ़ेंगे। तो I बराबर V अपॉन क्या होगा? एक्सेल होगा। अब 0 पे तो आपको पता है कि ये इनफाइनाइट था, तो करंट क्या था? 0। ओके, अब धीरे धीरे बच्चों एक्सेल बढ़ रहा है, सॉरी एक्सेल अब धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है, क्योंकि t बराबर 0 से आगे बढ़ोगे ना, तो अब एक्सेल क्या हो रहा है? कम हो रहा है, क्योंकि आप t की कोई वैल्यू रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, तो एक्सेल कम होएगा। अगर बच्चों एक्सेल कम होगा, अगर एक्सेल की वैल्यू अब धीरे धीरे कम होगी, तो आप मेरे को एक बात बताओ, अब t बराबर जो 0 के बीच का जो ग्राफ था, ये प्लस और ये इनफाइनाइट, अब आपका इंडक्टर चार्ज होना शुरू होगा क्या? क्योंकि देखो सडनली स्टार्टिंग में क्या था? करंट 0 था, और t बराबर 0 पे भी 0 है, क्योंकि सडनली चेंज नहीं होगा। अब धीरे धीरे बच्चों जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आपका इंडक्टर चार्ज होता जाएगा, और एक पोजीशन पे जाके इंडक्टर का जो चार्जिंग बिहेवियर है वो क्या हो जाएगा? स्टेबल, स्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब उसके बाद आप चाहे कितना भी टाइम बढ़ा दो, आपका इंडक्टर चार्ज नहीं होगा, वो एक फाइनल पोजीशन तक चार्ज हो जाएगा। जब ये बच्चों फाइनल हो जाएगा मतलब चार्ज होना फिक्स हो जाएगा, करंट फिक्स हो जाएगा, तो वही पोजीशन क्या कहलाएगी? फाइनल स्टडी स्टेट। करेक्ट है। t बराबर इनफाइनाइट, स्विच क्लोज, एक्सेल बराबर 0। अगर एक्सेल 0 होगा तो I बराबर V अपॉन एक्सेल। इसका मतलब I क्या हो जाएगा बच्चों? 0 नहीं होगा, और I आपका एक हिसाब से इनफाइनाइट होगा। अब इनफाइनाइट है क्या? तो इनफाइनाइट बच्चों वही करंट है, अगर मान लो सर्किट के अंदर मैक्सिमम 10 एम्पियर ही करंट जा रहा है,
तो इंडक्टर मैक्सिमम कितना चार्ज हो सकता है, पहले ये बताओ सर। मैक्सिमम इंडक्टर 10 एम्पियर तक ही चार्ज हो सकता है, और वो 10 एम्पियर ही आपका इनफाइनाइट करंट कहलाएगा, क्योंकि वही फाइनल स्टडी स्टेट पोजीशन होगी। उससे ज्यादा चार्ज कर नहीं सकते। समझ गए बात को? इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इंडक्टर का बिहेवियर अगर हम देखें तो सेम नहीं रह रहा है। इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच में आपका इंडक्टर का जो ग्राफ है वो क्या है, ऑसिलेटिंग है। ऑसिलेटिंग का मतलब ये ट्रांजिएंट बिहेवियर शो करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? ओके। इसी तरह कैपेसिटर के बारे में जानते हैं, आ जाओ। अब कैपेसिटर में आपको पता है कि एक्स बराबर ये होता है, वही टी बराबर 0 नेगेटिव पे स्विच क्या हो जाएगा, ओपन। तो आई क्या रहेगा, 0। तो वही मैं 3 पोजीशन फिर बना लेता हूं बच्चों, ध्यान से समझ लो, चीज यही चलती रहेगी। मैं 3 पोजीशन, ये हमारी इनिशियल हो गई 0 पॉजिटिव, ये हमारी इनफाइनाइट हो गई, और ये हमारी इधर हो गई 0 नेगेटिव। 0 नेगेटिव पे करंट क्या है बच्चों, 0। इसका मतलब क्योंकि स्विच ओपन है तो करंट 0 ही जाएगा कैपेसिटर से। ओके। जैसे ही बच्चों आपने t बराबर 0 पॉजिटिव किया, क्लोज हो गया सर्किट, और एक्सी क्या हो गया, 0। इसका मतलब ये है कि करंट क्या हो गया बच्चों, करंट 0 होगा क्या, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका इंडक्टर एकदम से शॉर्ट हो गया। शॉर्ट होने का मतलब है कि ये एक हिसाब से एकदम से क्या हो गया, बाईपास हो गया। ठीक है, इसका मतलब करंट 0 नहीं होगा। उसके बाद में t बराबर इनफाइनाइट पे बात करें, इसका मतलब करंट मैक्सिमम होगा, क्योंकि कैपेसिटर का बिहेवियर इंडक्टर का, क्योंकि शॉर्ट हो जाएगा ना, शॉर्ट हो गया। अब बच्चों आप धीरे धीरे टाइम को बढ़ाओ, मतलब इनफाइनाइट की तरफ जाओ, क्योंकि देखो t बराबर 0 पॉजिटिव पे एक्सी 0 हो गया। एक्सी 0 होने का मतलब है यहाँ पे करंट क्या होगा इस पोजीशन में, सर करंट होगा I बराबर V अपॉन एक्सी। अगर एक्सी 0 है तो करंट विल बी इनफाइनाइट। इसका मतलब t बराबर 0 पे करंट एकदम से बढ़ेगा आपका। सर फिर क्या होगा, फिर बच्चों t बराबर इनफाइनाइट की बात करेंगे तो स्विच अगेन क्लोज होगा, स्विच तो क्लोज ही होगा। अब आप धीरे धीरे टाइम बढ़ा रहे हो, फाइनल पोजीशन की तरफ जा रहे हो, तो भैया मैक्सिमम के बाद में ये डिस्चार्ज ही होगा। अब डिस्चार्ज क्या होगा, धीरे धीरे एक्सी आप बढ़ाओगे, एक्सी बढ़ाओगे तो आपका आई कम होता जाएगा। अगर आई कम होता जाएगा तो ग्राफ आपका धीरे धीरे यहां से नीचे की तरफ आता जाएगा, और एक पर्टिकुलर वैल्यू पर जाके ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, स्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब ये स्टेडी स्टेट कंडीशन हो गई। इसका मतलब ये है बच्चों कि t बराबर 0 पॉजिटिव और इनफाइनाइट टाइम के बीच में इंडक्टर और कैपेसिटर का बिहेवियर लीनियर नहीं रहता। ये क्या है, ट्रांजिएंट शो करता है। इसलिए ध्यान रखना है एग्जाम में क्वेश्चन आए, और ये पॉइंट भी याद रखने हैं आपको जो मैंने अलग से बता दिए हैं कि t बराबर 0 पॉजिटिव पे कैपेसिटर क्या होगा, शॉर्ट होगा, और इंडक्टर ओपन होगा। ये मैंने आगे बनाया भी हुआ है, ठीक है, लाइन में लिखा दिया आपको। देखो इधर ये पॉइंट अब आपको याद रखने हैं। अब इन पॉइंट की हमें जरूरत पड़ेगी। देखो जो एसएससी जेईएन का पेपर देने जा रहे हैं वो अपने ट्रांजिएंट के क्वेश्चन को लगभग 70% क्वेश्चन, 80% क्वेश्चन को इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर देंगे। t बराबर 0 इनिशियल कंडीशन पे इंडक्टर ओपन की तरह बिहेव करता है और कैपेसिटर शॉर्ट की तरह, ये चीज अभी हमने देखी। और t बराबर इनफाइनाइट पे मतलब फाइनल पोजीशन पे इंडक्टर विल बिहेव एज ए शॉर्ट एंड कैपेसिटर विल बिहेव एज एन ओपन सर्किट। तो ये चीज अभी हमने ऑलरेडी डन कर ली है, और इस चीज को याद कर लो, ठीक है, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आगे बच्चों एग्जाम के क्वेश्चन। तो आपको एक सर्किट दिया हुआ है बच्चों, एसएससी 2012 का क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन का लेवल देख लो बच्चों कि किस एग्जाम में कैसा लेवल आता है। उसने बोला है कि एक सर्किट दिया हुआ है, गिवन सर्किट, इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस R1, ये है बच्चों R1। एक चीज ध्यान रखना, ये R1 जो है बच्चों ये जरूरी नहीं है कि ये रजिस्टर ही हो, ठीक है, वो सब अभी हम देखेंगे। इनिशियली का मतलब है बच्चों t बराबर 0 पॉजिटिव टाइम पर आपको R1 के अक्रॉस वोल्टेज दे रखी है V0, ओके।
बट आफ्टर सम टाइम, अब सम टाइम बच्चों फाइनल टाइम हो सकता है भाई 5 सेकेंड 10 सेकेंड, अभी हमें तो यहाँ कुछ दिया नहीं है तो हम फाइनल टाइम इनफाइनाइट कंसीडर करें कि भाई वो टाइम क्या होगा, इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है। सम टाइम, आफ्टर सम टाइम इट बिकम जीरो, इसका मतलब बच्चों t बराबर इनफाइनाइट पे आपका वोल्टेज क्या हो गया, R1 के अक्रॉस जीरो हो गया। तो आपसे पूछा है कि ये जो R1 एलिमेंट लगा है सर्किट के अंदर, ये जो R1 एलिमेंट लगा है ये कौन सा एलिमेंट है, इंडक्टर होगा, कैपेसिटर होगा, रेजिस्टर होगा। हालांकि मैंने आंसर टिक किया है, तो जरा इसको समझो बच्चों। देखो आपको बोला कि t बराबर जीरो टाइम पर, अब t बराबर जीरो टाइम पे पहले एक बात बताओ, इंडक्टर किसकी तरह बिहेव करता है, ओपन की तरह। कैपेसिटर किसकी तरह बिहेव करता है, शॉर्ट की तरह। इसका मतलब बच्चों अगर ये ओपन होगा, अगर ये ओपन होगा तो मैं यहाँ पे वोल्टेज कैलकुलेट कर सकता हूं क्या, करंट तो नहीं कैलकुलेट कर सकता, करेक्ट है। इसका मतलब अगर ये बच्चों कैपेसिटर होता तो ये शॉर्ट हो जाता, t बराबर जीरो टाइम पे अगर ये कैपेसिटर एलिमेंट होता, देखो R तो होगा नहीं, t बराबर जीरो टाइम पे अगर मैं बात करता कैपेसिटर तो शॉर्ट हो जाता, शॉर्ट हो जाता तो कभी R1 के अक्रॉस आप V0 ले पाते क्या, शॉर्ट एलिमेंट में कभी वोल्टेज आती क्या, नहीं आती सर। इसका मतलब वोल्टेज तभी निकलेगी अगर कोई एलिमेंट t बराबर जीरो टाइम पर, मतलब इनिशियल टाइम पर क्या हो जाए, ओपन हो जाए। R का तो कोई लेना देना ही नहीं है टाइम से, इसका मतलब R तो नहीं होगा। अब ये दो एलिमेंट बचे, इनमें चेक कर लेंगे, तो शॉर्ट हो गया तो V0 कभी नहीं आएगा, इसका मतलब ये इंडक्टर होगा। अच्छा चलो ठीक है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हुई, लेकिन दूसरी भी तो करो। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम हम मान लेते हैं t बराबर इनफाइनाइट, t बराबर इनफाइनाइट पे इंडक्टर होगा शॉर्ट, कैपेसिटर होगा ओपन। तो उसने बोला है कि इनफाइनाइट टाइम के बाद वोल्टेज जीरो हो जाती है, तो वोल्टेज तभी जीरो होगी अगर ये शॉर्ट होगा। तो शॉर्ट कौन सा एलिमेंट होता है, इंडक्टर होता है। इसका मतलब बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर जो R1 एलिमेंट है वो कौन सा एलिमेंट होगा, इंडक्टर, क्योंकि इंडक्टर ही एक ऐसा एलिमेंट है जो इनिशियल कंडीशन में आपका ओपन की तरह बिहेव करेगा तो आपके पास वोल्टेज निकल के आ जाएगी, और शॉर्ट के अंदर शॉर्ट और t बराबर इनफाइनाइट टाइम पे शॉर्ट की तरह बिहेव करेगा तो आपके पास जीरो वोल्टेज आ जाएगी, क्योंकि शॉर्ट में हम वोल्टेज कैलकुलेट नहीं कर सकते। ओके, तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, आंसर विल बी एन इंडक्टर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एट फाइनल स्टडी स्टेट पोजीशन। कुछ नहीं करना, फाइनल स्टडी स्टेट का मतलब है t बराबर इनफाइनाइट। अब सर्किट में एलिमेंट कैपेसिटर लगा है तो t बराबर इनफाइनाइट पे कैपेसिटर बिहेव करेगा ओपन सर्किट की तरह, करेगा ओपन सर्किट की तरह। अब ये ओपन हो गया तो अब एक बात बताओ, ये वोल्टेज 12 वोल्ट ही आएगी, क्यों, ओपन हो गया तो इस ब्रांच से कोई करंट जाएगा क्या, नहीं जाएगा, इसका मतलब इसका कोई यूज ही नहीं है। अगर इसका यूज नहीं है तो ये VC कितना होगा, VC बच्चों उतना ही होगा जितना अप्लाई किया है, इसका मतलब कितना होगा, 12 वोल्ट। समझिए बात को, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर SSC में आया हुआ है, फाइंड आउट IL। एक सर्किट दे दिया, ये करंट निकालना है IL, t बराबर जीरो पॉजिटिव पे। अब आपको पता है t बराबर जीरो पॉजिटिव मतलब इनिशियल में इंडक्टर किसकी तरह बिहेव करता है, ओपन की तरह, तो करंट कितना जाएगा भाई, जीरो जाएगा। तो ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आए हुए हैं SSC के अंदर, ठीक है। एक बार फिर देख लो, ये बस वो चार्ट जो मैंने बताया ना, 2 पॉइंट, t बराबर जीरो पे कैपेसिटर शॉर्ट, इंडक्टर ओपन, t बराबर इनफाइनाइट पे इंडक्टर ओपन, कैपेसिटर, सॉरी t बराबर इनफाइनाइट पे इंडक्टर शॉर्ट, कैपेसिटर ओपन। तो पहले क्वेश्चन में यही पूछा है कि यहाँ पे वोल्टेज निकालो फाइनल में, फाइनल का मतलब t बराबर इनफाइनाइट, कैपेसिटर ओपन होगा, इस ब्रांच से कोई करंट जाएगा नहीं, इसका कोई यूज नहीं है, इसका मतलब ये VC उतना ही होगा जितना आपने अप्लाई किया है। और दूसरे में क्या है, इंडक्टर शॉर्ट होगा, शॉर्ट होगा इसका मतलब, सॉरी, t बराबर जीरो पॉजिटिव पे इंडक्टर ओपन होगा, ओपन होगा तो इस ब्रांच से कोई करंट जाएगा क्या, t बराबर जीरो पोजीशन में नहीं जाएगा, तो आंसर विल बी IL बराबर 0 एम्पियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप पढ़ो, रीड करो क्वेश्चन को।
क्वेश्चन देख के घबराओ नहीं, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन को देख के डर रहे हो तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात तो होगी, ठीक है। क्वेश्चन दिखता ही है ऐसे, ये भयानक सा स्विच वगैरह लगा देते हैं, लेकिन आंसर बड़ा इजी होता है अगर थोड़ा सा समझ में आता है तो। ये क्या कह रहा है, द स्विच इन द सर्किट हैज बीन क्लोज्ड फॉर लॉन्ग टाइम। इसका मतलब बच्चों ये देखो, इधर स्विच ना पहले से ही क्लोज है। इट इज ओपनड एट टी बराबर 0। इसका मतलब बच्चों t बराबर 0 पे ओपन हुआ है। इसका मतलब इससे पहले क्या था, स्विच क्लोज था। इसका मतलब 0 नेगेटिव टाइम पर स्विच आपका क्लोज है, यहाँ ओपन हो गया। इसका मतलब अब आपका स्विच ओपन रहेगा, सीधी सी बात है बच्चों। कोई चीज चार्ज हो गई है तो वो डिस्चार्ज ही होगी, ठीक है। अब देखो इधर इसने बोला है t बराबर 0 से पहले, मतलब इस पोजीशन की बात कर रहा है यहाँ पे t बराबर क्या होगा बच्चों, 0 माइनस। और t बराबर 0 माइनस मैंने आपको बताया था बच्चों हमें किसकी तरह ट्रीट करवाना है, मैंने पहले पेज पे ही लिखा था। अगर आपको नहीं पता है तो मैं एक बार फिर बैक जाता हूं थोड़ा। देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि t बराबर 0 नेगेटिव और t बराबर इनफाइनाइट को कई बार हम सिमिलरली ट्रीट करेंगे। वो इसलिए ट्रीट करेंगे बच्चों क्योंकि t बराबर इनफाइनाइट पे हम पहुंचेंगे तब तक तो ये सारा केस खत्म हो जाएगा। इसका मतलब अब की बार दो सिचुएशन लेनी है, एक तो हमें लेनी है t बराबर 0 नेगेटिव वाली, और एक हमें लेनी है ये बीच वाला मैटर लेना है। तो दो सिचुएशन लेनी है, ठीक है। वापस मैं क्वेश्चन पे आता हूं। ओके, वापस मैं इस क्वेश्चन पे आता हूं। तो हमें लेनी है तीन सिचुएशन। एक तो ये सिचुएशन चाहिए क्योंकि हमारा स्विच यहाँ पे क्लोज है बच्चों, यहाँ पे क्लोज है और यहाँ पे टाइम क्या है, 0 नेगेटिव। अब आप जरा एक बात बताओ, कोई भी कैपेसिटर क्या सडनली चार्ज या सडनली डिस्चार्ज हुआ है क्या? नहीं हुआ। इसका मतलब बच्चों t बराबर 0 नेगेटिव से पहले हमारा स्विच क्या है, क्लोज है। ये मैंने क्लोज कर दिया। अब सर कैपेसिटर ओपन क्यों लिया? क्योंकि बच्चों मैंने बताया था कि कई बार जब इनफाइनाइट पोजीशन ना दी हो तो हम इसको इनफाइनाइट ही कंसीडर करेंगे। अब इनफाइनाइट कंसीडर करेंगे तो इनफाइनाइट की पोजीशन में कैपेसिटर किसकी तरह बिहेव करेगा, ओपन की तरह। इसका मतलब बच्चों स्विच तो हो गया क्लोज और कैपेसिटर हो गया ओपन, करेक्ट है। आपको 1 माइक्रोफेरेड करंट निकालना है t बराबर 0 पॉइंट पे, तो पहले इनफाइनाइट पे वोल्टेज तो निकाल लें। अब एक बात आओ, ये ओपन हो गया तो वोल्टेज तो मेजर कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज होगी वही वोल्टेज हमारी VC 0 नेगेटिव होगी। यस सर। तो वोल्टेज डिवीजन रूल लगाओ बच्चों, क्योंकि करंट इधर तो जाएगा नहीं, और वोल्टेज डिवीजन रूल लगेगा कैसे? तो ये हमारा एक सीरीज सर्किट बनेगा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो वोल्टेज डिवीजन रूल लगाओगे, 4 वोल्ट 5 वोल्ट 4 ओम 5 वोल्ट, और टोटल आर कितना हो गया, टोटल आर हो गया 4 + 1 5 ओम। तो वोल्टेज कितना आया, 4 वोल्ट। इसका मतलब VC 0 नेगेटिव 4 वोल्ट आ गया। अब एक बात बताओ कि VC 0 नेगेटिव 4 वोल्ट आ गया तो क्या बच्चों कैपेसिटर क्या एकदम से, यहाँ पे कैपेसिटर आपका चार्ज बता रहा है ये कि 4 वोल्ट आया है, क्योंकि स्विच क्लोज है। जहां क्लोज होगा चार्ज तो वहीं होगा ना। स्विच ओपन होगा तो कैपेसिटर चार्ज कैसे हो जाएगा, करंट जाएगा ही नहीं। क्या यहाँ से करंट जाएगा क्या स्विच क्लोज होने से पहले? नहीं जाएगा। इसका मतलब t बराबर 0 नेगेटिव में चार्ज हो गया। ये कितना चार्ज हुआ सर, 4 वोल्ट चार्ज हो गया। ये 4 वोल्ट ले लिए मैंने, चलो ठीक है 4 वोल्ट हो गया। अब एक बात बताओ, t बराबर 0 पॉजिटिव की बात करूं तो क्या ये एकदम से यहीं पे 0 हो जाएगा क्या? पहले ये बताओ, क्या यहीं पे 0 हो जाएगा क्या? नहीं। अब इसको डिस्चार्ज होने में टाइम लगेगा। तो देखो जरा इधर क्या कह रहा है, इट इज ओपन एट t इक्वल टू 0, देन करंट थ्रू 1 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर। अब ये ओपन कर दो स्विच को बच्चों।
अब एक बात बताओ, अगर ये स्विच ओपन हो गया तो बच्चों इस सोर्स का तो कोई रोल ही नहीं है, नहीं है रोल। तो अब बच्चों कैपेसिटर पे केवल 4 वोल्ट बचा, बचा के नहीं बचा। अब ये 4 वोल्ट बच्चों डिस्चार्ज होगा क्योंकि सप्लाई तो बंद कर दी, बंद कर दी, तो जो चार्ज हुआ है बच्चों वापस ये डिस्चार्ज तो होगा, वापस डिस्चार्ज तो होगा। और ये डिस्चार्ज किसके थ्रू होगा? 4 ओम के थ्रू। इसका मतलब 4 वोल्ट ये रहा बच्चों, क्योंकि हमने निकाल लिया था। अब ये 4 वोल्ट डिस्चार्ज होगा इस पाथ में, तो आप यहाँ पे करंट निकाल लो बच्चों। I बराबर 0 पॉजिटिव पे करंट क्या आएगा? 4/4। इसका मतलब 1 एम्पियर करंट आएगा। समझ गए कहानी? सर T बराबर 0 पॉजिटिव पे तो कैपेसिटर शॉर्ट हो गया। शॉर्ट तो हो गया बच्चों, एक बात तो, लेकिन वोल्टेज तो 4 वोल्ट आई, क्या ये वापस डिस्चार्ज नहीं होगा क्या? तो शॉर्ट होगा तो वोल्टेज तो हम 4 वोल्ट कंसीडर करेंगे ना भाई। आप एक बात तो, कैपेसिटर चार्ज हो गया T बराबर 0 नेगेटिव टाइम पे, और T बराबर 0 पॉजिटिव पे सडनली डिस्चार्ज तो नहीं होगा, धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा ना। आप घर में बैटरी लगाते हो, बैटरी ने एक बार चार्ज हो गई फुल, तो क्या वो एकदम से डिस्चार्ज होती है, लाइट जाते नहीं? तो वोल्टेज तो रहेगा ना, तो वो वोल्टेज रहेगा तभी तो आप करंट निकाल पाओगे I बराबर 0 पॉजिटिव टाइम पर। तो कितना आएगा? 4/4। तो देखो एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं। इसने बोला कि T बराबर 0 नेगेटिव पे ना आपका स्विच बंद है। अगर बच्चों ये स्विच बंद है तो T बराबर 0 नेगेटिव, मैंने बताया था कई बार हम T बराबर इनफाइनाइट कंसीडर करेंगे जब इनफाइनाइट ना दी हो, जब फाइनल स्टेडी स्टेट वर्ड ना लिखा हो। इसका मतलब कैपेसिटर ओपन। अब कैपेसिटर ओपन तो यहाँ पे कुछ वोल्टेज तो कैलकुलेट होगी, तो वोल्टेज यहाँ जो वोल्टेज होगी वो यहाँ होगी, तो 4 वोल्ट ले लिया। सर Vc बराबर 0 पॉजिटिव भी 4 क्यों ले लिया बच्चों? एकदम से थोड़ी ना भैया, मान लो पहले ये चार्ज हुआ T बराबर 0 नेगेटिव पे, तो ऐसे तो नहीं है ना एकदम से 0 हो जाएगा, तो ये चार्ज होने में टाइम तो लेगा। अब टाइम लेगा तो उस टाइम पे जब ये चार्ज होगा, तो उसने बोला है कि T बराबर 0 पे स्विच ओपन हो गया। ओपन हो गया तो क्या सोर्स लगा हुआ है क्या सर्किट में? सर नहीं लगा। सोर्स नहीं लगा तो आपने जो कैपेसिटर चार्ज किया था वो डिस्चार्ज होगा। 4 वोल्ट चार्ज हुआ था, 4 वोल्ट डिस्चार्ज होगी। इसका मतलब कैपेसिटर तो शॉर्ट होगा, लेकिन 4 वोल्ट का सोर्स हमें कंसीडर करना पड़ेगा और इस ब्रांच से हमें करंट निकालना पड़ेगा। करंट विल बी 1 एम्पियर। ओके, ट्रांसको 2012 का क्वेश्चन बड़ा इजी है, कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीरीज आरएल सर्किट, द स्विच इज क्लोज्ड एट T इक्वल टू 0, मतलब इससे पहले स्विच ओपन था। द वैल्यू ऑफ द करंट एट T इक्वल टू 0। कुछ नहीं करना, आप एक बात बताओ, वही 3 पोजीशन। 0 इनफाइनाइट पे क्या हाल है? सर स्विच तो यहाँ पे क्लोज हो रहा है 0 प्लस पे, इसका मतलब पहले स्विच ओपन है क्या? हाँ सर ओपन है, ओपन है। अब एक बात बताओ, क्या इनफाइनाइट वर्ड का नाम इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है? नहीं सर। इसका मतलब बच्चों स्विच ओपन है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है, अब ये फाइनल स्टेडी स्टेट की तरह कंसीडर करोगे तो T बराबर इनफाइनाइट वाला केस कंसीडर होगा, तो इंडक्टर किसकी तरह बिहेव करेगा? शॉर्ट की तरह। स्विच ओपन, इंडक्टर हो गया शॉर्ट, इंडक्टर शॉर्ट हो गया तो यहां से करंट निकाल लोगे इंडक्टर के अक्रॉस, क्योंकि करंट सडन तो चेंज होगी नहीं, तो करंट आएगा 10/7 एम्पियर। ठीक है, 7 एम्पियर। अब क्या कह रहा है? T बराबर 0 पॉजिटिव पर स्विच क्लोज हो गया तो इंडक्टर किसकी तरह बिहेव करेगा? सर ओपन की तरह। अब एक बात बताओ यार, ओपन की तरह तो करेगा, लेकिन यहाँ पे करंट सोर्स तो आएगा ही आएगा ना, जो इंडक्टर ने करंट स्टोर किया है वो तो आएगा ही आएगा। इसका मतलब यहाँ पे करंट तो हमें 10/7 एम्पियर दिखानी है, और ये नीचे क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि यहाँ करंट नीचे थी, यहाँ पे करंट क्या थी? नीचे थी, तो थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे। और क्लोज हो गया तो ये बच्चों बाईपास हो गया, बाईपास हो गया। तो अब एक बात बताओ, सर्किट में ओनली कौन सा करंट जाएगा? तो सर्किट में बच्चों 10/7 एम्पियर ही जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि सीरीज में स्टार्टिंग में मैंने सोर्स बताए थे, अगर आपको याद हो, सीरीज में वोल्टेज सोर्स कंसीडर नहीं होती, ओनली क्या कंसीडर होता है? करंट सोर्स ही कंसीडर होता है। इसका मतलब 10/7 एम्पियर करंट आपका सर्किट से जाएगा। ओके,
नेक्स्ट देखो, अब आ जाओ बच्चों, आगे हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ओके, तो आगे चलने से पहले एक बार मैं फटाफट आपको थोड़ा सा बता देता हूं, आपको जो चीजें याद रखनी थी। T बराबर 0 पॉजिटिव पर कैपेसिटर किसकी तरह बिहेव करता है? ओपन सर्किट की तरह। और सॉरी, T बराबर 0 पॉजिटिव पर कैपेसिटर विल बिहेव एज एन है, किसकी तरह बिहेव करेगा भाई? शॉर्ट सर्किट की तरह। तो वो सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब हम चलते हैं कुछ आगे। देखो बच्चों, आपको हम सबसे पहले बात करते हैं सोर्स फ्री नेटवर्क। सोर्स फ्री का मतलब देखो बच्चों, यहाँ पे दो संभावनाएं हो सकती हैं। क्या? एक तो संभावना ये हो सकती है कि मेरा कैपेसिटर पहले से चार्ज हो सकता है। हो सकता है भाई, आप घर में बैटरी है, अब उसको सप्लाई नहीं दे रखी, तो हो सकता है बैटरी पहले से चार्ज हो। और या ये हो सकता है कि कैपेसिटर पहले से चार्ज ही ना हो। अगर बच्चों कैपेसिटर पहले से चार्ज ही नहीं होगा तो डेफिनेटली बात है वो डिस्चार्ज भी नहीं होगा। करेक्ट है। लेकिन हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि मेरा कैपेसिटर स्टार्टिंग में चार्ज है, और कितनी वोल्ट तक चार्ज है? V0 तक। कितनी तक है? V0 वोल्ट तक चार्ज है। हेलो, चलो ठीक है। अगर V0 तक चार्ज है तो बच्चों अब सोर्स तो लगा हुआ नहीं। क्या सोर्स लगा हुआ है क्या सर? नहीं लगा। अगर बच्चों सोर्स नहीं लगा तो एक बात क्लियर है कि ये जो V0 वोल्ट है अब ये डिस्चार्ज होगी। क्या होगी? डिस्चार्ज। करेक्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरा कैपेसिटर V0 वोल्ट पे स्टार्टिंग में चार्ज है, सोर्स लगा हुआ नहीं है, तो अब वो डिस्चार्ज होगा। तो वो डिस्चार्ज होगा किस तरीके से? तो वो बच्चों मैंने सीधा यहाँ पे डेरिवेशन लिखा है, वो इस तरीके से डिस्चार्ज होगा। ये एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाता है। तो इसके डिस्चार्ज होने का तरीका क्या है? Vt बराबर V0 E इनवर्स T बाई RC। V0 क्या है भाई? V0 मान लो 10 वोल्ट पे चार्ज था, तो अब धीरे धीरे अगर मान लो ये डिस्चार्ज होगा तो 10 वोल्ट से ही तो डिस्चार्ज होना शुरू होगा, ऐसे ही तो डिस्चार्ज होगा। और T बराबर 0 पे मैंने माना था इनिशियली, प्लस पे मैंने माना था 0 पे कि इनिशियली मेरा वोल्टेज कितना है? V0 है, मान लो वो 10 है। अब T बराबर इनफाइनाइट, वो पॉइंट जब कैपेसिटर आपका पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा, वो हमारा T इनफाइनाइट पॉइंट मान लो। करेक्ट है। अब एक चीज ये देखनी है, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि कैपेसिटर जो डिस्चार्ज होता है वो किस तरीके से होता है। तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा बच्चों एक्सपोनेंशियल तरीके से। E का पावर माइनस है तो इसका ग्राफ कैसा आता है? ऐसा ही तो आता है बच्चों ग्राफ। ऐसा ही आता है कि नहीं आता? ऐसा ही आता है ग्राफ। इसका मतलब आपका कैपेसिटर अगर चार्ज है, सोर्स लगा हुआ नहीं है, तो वो एक्सपोनेंशियली डिस्चार्ज होगा। कैसे डिस्चार्ज होगा? एक्सपोनेंशियली। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। और ये आरसी क्या है? आरसी है बच्चों टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट। और टाइम कांस्टेंट क्या होता है? जब भी आप टाइम लेते हो यहाँ पे तो टाइम कांस्टेंट आता है कि इस टाइम पे क्या होगा, इस टाइम पे क्या होगा, और फाइनल स्टडी स्टेट किस पॉइंट पे हो गया। स्टडी स्टेट का मतलब इसके बाद अब वापस डिस्चार्ज नहीं होगा। भाई 10 वोल्ट है और पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया है ना, तो ये सारे जो भी आप यहाँ पे टाइम स्लॉट दिखाओगे उन्हें टाइम कांस्टेंट कहते हैं। और किसी भी सर्किट का टाइम कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है? अगर आरसी सर्किट है तो ये एग्जाम में फॉर्मूला पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है। सर्किट का टोटल आर निकाल लो और सर्किट का टोटल सी निकाल लो, यही क्या कहलाएगा? आपका टाइम कांस्टेंट। V0 क्या है? V0 मैंने माना था बच्चों इनिशियली आपका कैपेसिटर कितनी वोल्ट पे चार्ज है। और Vt आपका क्या होगा? एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा, क्योंकि डिस्चार्ज कैसे होगा बच्चों? एक्सपोनेंशियली। ये ग्राफ आएगा आपका इस तरीके से, क्योंकि E की पावर माइनस T बाई RC है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो ग्राफ, अब यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों थ्योरेटिकल। ग्राफ यही बनेगा। ठीक है, अब इस ग्राफ से कुछ पॉइंट देख लो। टाइम कांस्टेंट क्या होता है? इट इज द टाइम वेयर रिस्पॉन्स डिके टू ए फैक्टर ऑफ 1 बाई ई या 36.8%। ये एग्जाम में पूछ लेते हैं कि टाइम कांस्टेंट क्या होता है या वन टाइम कांस्टेंट क्या होता है।
तो आपका जितना भी बच्चों 10 वोल्ट है मान लो, तो 10 वोल्ट का 36.8% जब तक डिक्रीज नहीं हो जाता वोल्टेज, जहां पे ये डिक्रीज हो गया 36.8%, या आप ऐसे लिख सकते हो 0.368 वी नॉट, यही पोजीशन क्या कहलाएगी आपकी, वन टाइम कांस्टेंट कहलाएगी। क्या कहलाएगी, वन टाइम। तो टी की जगह आप टाउ रख दोगे, टाउ से टाउ कैंसिल हो जाएगा और आपके पास 1/e बचेगा। इसका मतलब यही वन टाइम कांस्टेंट होता है। अब बच्चों सर्किट का आई निकालना है, तो आई क्या होगा बच्चों, आई होगा आपका Vt अपॉन आर। अब Vt आपको क्या दे रखा है, V नॉट E इनवर्स T बाई टाउ, बस इससे करंट निकल जाएगा। तो ये आपका रिस्पॉन्स था वोल्टेज सर्किट के लिए, सॉरी आरसी सर्किट के लिए। अब एक चीज ध्यान रखो, अब कोई भी सर्किट आए टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन पूछे तो 0.368 वी नॉट ही आएगा। आरएल सर्किट में भी यही पॉइंट रहेगा वन टाइम कांस्टेंट का। और ये बच्चों टाइम कांस्टेंट जो है, ये वो टाइम कांस्टेंट है, ये अब 4t भी हो सकता है, ये 5t भी हो सकता है, कोई भी टाइम कांस्टेंट हो सकता है, वैसे जनरली 5t होगा। तो इस 5t में क्या है, आपका वोल्टेज मतलब कैपेसिटर पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो ये फाइनल टाइम कांस्टेंट होता है और ये वन टाइम कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो वन टाइम कांस्टेंट क्या है, अगर आपका कोई वोल्टेज या करंट 1/e टाइम अपने इनिशियल का रिड्यूस हो जाए तो उसे ही हम क्या कहते हैं, टाइम कांस्टेंट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो। अब आरएल सर्किट की बात करें तो आरएल सर्किट के अंदर करंट रिड्यूस होगा, वही सेम फॉर्मूला चलेगा। आई नोट बच्चों मैंने इनिशियली मान लिया है कि मेरा इंडक्टर चार्ज है आई नोट करंट पे, ठीक है, इनिशियली चार्ज है। और टाउ टाइम कांस्टेंट है, और टाइम कांस्टेंट होता है आरएल सर्किट का L/R। क्या होता है, L/R। और ये डीएमआरसी के अंदर भी आ चुका है, आंध्र प्रदेश एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, सभी एग्जाम में आ चुका है, तो ये फॉर्मूले भी याद रखने हैं, ठीक है। अब मेरे को वोल्टेज निकालनी है, तो वोल्टेज होगा IT इंटू आर, और आपका आ जाएगा I नॉट R E इनवर्स T बाई टाउ। देखो बच्चों, ये सोर्स फ्री नेटवर्क पढ़ने का एक ही औचित्य है हमारा, एक ही मकसद है कि अगर सोर्स नहीं लगा है तो सीधी सी बात है डिस्चार्ज होगा। तो एग्जाम में क्या थ्योरी के क्वेश्चन बनते हैं कि भाई डिस्चार्ज किस तरीके से होगा, तो आप बोलोगे सर एक्सपोनेंशियल तरीके से होगा, ठीक है। और वन टाइम कांस्टेंट क्या होता है, जब आपका करंट या वोल्टेज 36.8% रह जाए इनिशियल का, इनिशियल मतलब अगर करंट है तो आई नॉट, वोल्टेज है तो वी नॉट, ठीक है। और अगर बच्चों सोर्स फ्री नेटवर्क है और इंडक्टर और कैपेसिटर आपके चार्ज ही नहीं है तो डिस्चार्ज भी नहीं होंगे, तो ये चीजें आएंगी नहीं। इसका मतलब है कि हम वही चीजें पढ़ रहे हैं कि स्टार्टिंग में कुछ है, अब कुछ नहीं होगा तो डिस्चार्ज होगा नहीं, ट्रांजिएंट बिहेवियर हमें कभी दिखेगा भी नहीं, ठीक है। तो ये तो था सोर्स फ्री, आगे हम सोर्स नेटवर्क भी पढ़ेंगे। ये सारे रिजल्ट बच्चों आप सोर्स नेटवर्क से भी निकाल सकते हो, ठीक है। ओके, अब चलते हैं आगे। तो यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखनी है, आपके एग्जाम में जो न्यूमेरिकल आएगा, एक तो टाइम कांस्टेंट निकालो और एक इस फॉर्मूले से आएगा, और थ्योरी का ज्यादा से ज्यादा यही पूछ सकता है कि वन टाइम कांस्टेंट क्या होता है। तो 1/e रिड्यूस हो जाए इनिशियल वैल्यू करंट या वोल्टेज का। ओके, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको बोला है कि बच्चों सर्किट का टाइम कांस्टेंट निकालना है। तो पहले थोड़ा समझ लो सर्किट का टाइम कांस्टेंट कैसे निकलेगा। देखो, आपको ये बस ऐसा ही सर्किट देखना है और किसी भी नजर से इस सर्किट को नहीं देखना। आपको क्या करना है, आरसी सर्किट है क्या, आरसी सर्किट है, तो आरसी सर्किट का फॉर्मूला होता है आर इक्विवेलेंट और सी इक्विवेलेंट, ठीक है। अब सी तो बच्चों एक ही है और वो कितना है 0.1 फेरेड, तो वो तो मैंने यहाँ लिख दिया। अब थोड़ा गौर ये फरमाना है आपको, यहाँ पे गौर ये करना है कि 0.1 फेरेड तो कैपेसिटर सी इक्विवेलेंट आ गया। अब कई जने क्या करेंगे कि कैपेसिटर को हटाएंगे या कुछ अजीब सा तरीका लगाएंगे, आपको कुछ नहीं करना। ये दोनों रजिस्टर किस में लगे हैं, सीरीज में, तो टोटल कितना हो गया सर 20 ओम हो गया, ये 20 ओम मैंने यहाँ रख दिया। अब एक बात बताओ, ये वाला जो 20 ओम है ये 5 ओम के पैरेलल में है क्या, हाँ सर पैरेलल में है, तो बस आर इक्विवेलेंट आ गया 20 × 5 / 20 + 5 कितना आ गया 4 ओम।
तो ये 4 ओम आपको यहाँ रख देना है। टाइम कांस्टेंट कितना आ गया? 0.4 सेकेंड। आंसर विल बी 0.4 सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इंडक्टर और रजिस्टर दे रखा है। बोला टाइम कांस्टेंट निकालो, तो टाइम आपको पता ही है L इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट होता है। तो R तो बच्चों एक ही ब्रांच है, तो ये तो 1 ही रहेगा, ठीक है। L निकालना है, तो ये पूरा जो सर्किट आप देख रहे हो इसका L इक्विवेलेंट निकाल लो। क्या निकाल लो? L इक्विवेलेंट निकाल लो इसका। तो L इक्विवेलेंट क्या निकलेगा इसका? 2 इंटू 2/4, तो ये तो हो जाएगा 1 और प्लस 2 क्योंकि सीरीज में है, तो ये टोटल बनेगा 3। तो आपका टाइम कांस्टेंट आएगा 3 सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फाइंड आउट टाइम कांस्टेंट एंड आपको गिवन है स्विच इज ओपन फॉर t ग्रेटर देन 0। अच्छा, t ग्रेटर देन 0 पे स्विच ओपन हो जाता है। ओके, इसका मतलब बच्चों हमें तो t बराबर ग्रेटर देन पे ही निकालना है जो कुछ निकालना है। ओके, तो t बराबर ग्रेटर देन पे अगर स्विच आप ओपन कर दो तो ये जो इतना सर्किट है बच्चों, इसका कोई यूज ही नहीं है। नहीं है, करेक्ट है। इसका मतलब आपके पास सर्किट बचा सिर्फ इतना, इतना सर्किट बचा। अब इस सर्किट में आप अपना अंदाजा लगा लो बच्चों। कैपेसिटर तो 20 मिली फैरेड है, कोई दिक्कत नहीं है, सी इक्विवेलेंट तो आ गया। और ये दोनों किस में लग रहे हैं सर? सीरीज में लग रहे हैं। बाकी सर्किट तो भूल ही जाओ क्योंकि स्विच ओपन है। इसका मतलब सीरीज में लग रहे हैं, तो 9 + 1 कितना हो गया? 10 ओम। 10 ओम हो गया, तो बस आर और सी का वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा 0.2 सेकेंड। करेक्ट है। ओके, कुछ नहीं करना। इसने बोला है कि स्विच आपका ओपन है, ओपन है तो ये सर्किट भूल जाओ, बस आपको यही सर्किट कंसीडर करना है। और इसमें 2 आर हैं और ये दोनों किस में लगे हैं? सीरीज में। और कैपेसिटर 20 फैरेड है, आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एसएससी 2012 का क्वेश्चन है और भी एग्जाम में रिपीट हुआ है। क्या करना है? आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो ये दोनों जो आप देख रहे हो आर बच्चों, ये किस में है? पैरेलल में। तो आर इक्विवेलेंट क्या आएगा? आर इंटू आर अपॉन 2r, r/2। फिर आपको सी इक्विवेलेंट निकालना है। तो आप थोड़ा ध्यान देना है, जल्दबाजी में क्या करोगे, कई जने सी इंटू सी करेंगे, लेकिन बच्चों ये पैरेलल में है, पैरेलल में कैपेसिटर जुड़ जाते हैं 2c। फिर फॉर्मूला लगा दो, आर इक्विवेलेंट इंटू सी इक्विवेलेंट, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? RC। नेक्स्ट देखो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट निकाल लो। आर इक्विवेलेंट क्या आएगा? 1/2, इसका तो आएगा 1/2, 1/2 + 1 3/2, और कैपेसिटर एज इट इज रहेगा 3, तो आंसर विल बी 4.5 सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एसएससी 2010 में आया, बोला टाइम कांस्टेंट निकालो। अब थोड़ा ध्यान से सुने, अभी हमने पहले क्वेश्चन किया था तो उसमें हमें कंडीशन दी थी कि आपका स्विच ओपन है। अब बच्चों हमें ये जो सर्किट लेना है, कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, तो बच्चों हम इसको क्या करेंगे? स्विच को क्लोज मान के चलेंगे। अब बच्चों आरसी निकालना है, टाइम कांस्टेंट निकालना है, तो जितने भी सोर्स है उनको हटाना पड़ता है। तो सब बच्चों को पता है कि हटाना कैसे है। हटाना वैसे ही है बच्चों जैसे आप थ्योरम में हटाते थे। वोल्टेज सोर्स को क्या करना है? वोल्टेज सोर्स होगा शॉर्ट, याद है ना? वोल्टेज सोर्स होगा शॉर्ट और करंट सोर्स क्या होगा? ओपन। तो यहां वोल्टेज सोर्स लगा है, अगर वोल्टेज सोर्स लगा है तो इसको शॉर्ट कर दो बच्चों, शॉर्ट कर दिया, और ये सर्किट भी आपका क्या हो गया? क्लोज हो गया। अब बताओ ये जो आर है और ये 2r है, ये पैरेलल में है कि नहीं है? अब तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, केवल आर ही बचा है। ये दोनों पैरेलल में है तो आर इक्विवेलेंट निकाल लिया, और सी तो एक ही बार है बच्चों, बस कुछ नहीं करना। 2/3r आ गया और ये c आ गया, वैल्यू पुट करो, 2/3rc आ जाएगा। तो टाइम कांस्टेंट 2/3rc। इसका मतलब बच्चों एक चीज क्लियर है कि एसएससी जो है वो टाइम कांस्टेंट का क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, लगभग मतलब पॉसिबिलिटी है। ठीक है, आगे देखो। अब बच्चों आ जाओ, थोड़ा आगे चलते हैं।
अब देखो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले आगे हम सोर्स नेटवर्क पढ़ेंगे, उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ। हालांकि ये पॉइंट एसएससी जेई में तो कम आते हैं, लेकिन स्टेट जेई में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। तो बच्चों, 3 स्टैंडर्ड फंक्शन होते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिट स्टेप। अगर हमारे ट्रांजिएंट में कोई क्वेश्चन आता है तो यूनिट स्टेप से आ सकता है। अब यूनिट स्टेप बच्चों इसको दिखाते हैं यू टी से। यू का मतलब यूनिट और टी का मतलब स्टेप। ओके, और अब इस फंक्शन का मतलब क्या है, डेफिनेशन सुन लो। इसकी डेफिनेशन ये है बच्चों कि टी लेस देन 0 टाइम पर आपका रिस्पॉन्स क्या रहेगा, 0। इसका मतलब t बराबर 0 लेस टाइम पर मेरा रिस्पॉन्स 0 रहेगा। क्या रहेगा बच्चों, 0। ओके, जैसे ही आपका टाइम t ग्रेटर देन 0 होगा या t 0 प्लस होगा, तब ये हमेशा यूनिटी रहेगा। इसीलिए बच्चों इसका नाम पड़ा है यूनिटी स्टेप फंक्शन। इसका मतलब इसका वैल्यू हमेशा यूनिटी रहेगा। अब जैसे देखो बच्चों कैसे अप्लाई होता है। कई बार क्या आपको एग्जाम में देगा कि आपको यूनिट स्टेप वोल्टेज दे रखी है, मान लो 30 u t दे रखा है, ये वोल्टेज दे रखी है, ये आपको वोल्टेज दे दी। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है बच्चों कि t लेस देन 0 पे अगर बात करें तो ut का वैल्यू क्या होगा सर, 0 होगा। 0 होगा तो t लेस देन 0 पे आपका वोल्टेज क्या होगा, 0। कई बार ऐसा फंक्शन दे देता है, ठीक है। और t ग्रेटर देन 0 पे क्या होगा, t ग्रेटर देन 0 पे ये होगा बच्चों कि ut का वैल्यू होता है 1। इसका मतलब आपको वोल्टेज कितना कंसीडर करना है, 30 कंसीडर करना है। समझ में आया यूनिट स्टेप फंक्शन की। यूनिट स्टेप फंक्शन की डेफिनेशन है, एग्जाम में यूनिट स्टेप की डेफिनेशन भी पूछ सकता है, और ट्रांजिएंट के अंदर इसका क्या यूज है तो वो मैं थोड़ा सा आपको सिग्नल देके बता रहा हूं बच्चों, ठीक है। तो मैंने ये बोला कि t लेस देन 0 टाइम पर ये हमेशा 0 रहेगा, और ग्रेटर देन 0 पे ये हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा, यूनिटी रहेगा। इसका मतलब अगर किसी भी वोल्टेज के साथ, मान लो 30 वोल्टेज के साथ आपको ut दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब यही है कि t पहले टाइम पे 0 रहेगा वोल्टेज, उसके बाद आपका वोल्टेज ut का वैल्यू 1 होगा, तो ut 1 रखोगे तो ये 30 वोल्ट रहेगा। ओके ओके, नेक्स्ट दिखा रखा है यू टी बराबर टी माइनस टी नॉट। टी माइनस टी नॉट का मतलब है कि आपका यूनिट स्टेप फंक्शन टी नॉट टाइम से डिले कर रहा है। डिले का मतलब है बच्चों कुछ टाइम के बाद ये यूनिट होगा। इसका मतलब टी लेस देन टी नॉट पे, मतलब लेस देन टी नॉट वाला टाइम ये हो गया, वहां तो रहेगा 0, और t ग्रेटर देन टी नॉट पे ये वापस क्या हो जाएगा बच्चों, यूनिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूनिटी। और t प्लस टी नॉट का मतलब है कि बच्चों एडवांस है। एडवांस का मतलब ये हुआ कि कोई भी टाइम है, अब ये t 0 टाइम है जो ये नेगेटिव टाइम होगा, तो इससे पहले तो क्या रहेगा, ये 0, और उसके बाद क्या रहेगा, 1। तो आपको मेनली ये चीज याद रखनी है बच्चों, अगर क्वेश्चन आता है ट्रांजिएंट में कोई मिक्स होके तो वो यूनिट स्टेप से आता है, और ये ज्यादा कुछ नहीं है, ये बस आपको ऐसे मिक्स करके दे देगा। तो आपको यूटी पहचानना है कि भाई t बराबर 0 नेगेटिव टाइम, 0 नेगेटिव का मतलब t लेस देन 0 पे ये 0 होता है, तो वोल्टेज हमें 0 लेनी है। t ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि t 0 प्लस टाइम पे, 0 प्लस का मतलब है 0 और 0 से आगे, तो ये क्या रहेगा, यूनिटी। ये थोड़ा सा आगे की बात है, ये यूनिट डिले होता है तो इसका ग्राफ ऐसा बनता है और इसका ग्राफ ऐसा बनता है। ओके, यूनिट स्टेप के बाद में दूसरा जो फंक्शन आता है वो आता है यूनिट इंपल्स, और यूनिट इंपल्स को हम दिखाते हैं बच्चों डेल्टा टी से। इनकी डेफिनेशन याद रखो, ये आपको कभी भी बच्चों ट्रांजिएंट रिस्पांस में क्वेश्चन नहीं आएगा, ये सिर्फ जानना जरूरी है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन क्या आता है वो मैं अभी बताऊंगा। पहला क्वेश्चन यही है कि यूनिट इंपल्स फंक्शन क्या होता है। आपको एक लिस्ट बना देगा बच्चों और आपको मैच करना होगा, ठीक है। तो यूनिट इंपल्स क्या होता है, अगर बच्चों मैं यूनिट स्टेप फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दूं तो मेरे को क्या मिलता है, यूनिट इंपल्स मिलता है। और उसके बाद में है आरटी, यूनिट रैंप फंक्शन। तो पहले इसकी बात करते हैं। ओके,
अब बच्चों यूटी है, इसका मतलब टी ग्रेटर देन जीरो टाइम पे, सॉरी लेस देन जीरो टाइम पे आपका जीरो रहेगा, यहाँ पे जीरो। टी बराबर जीरो पे अनडिफाइंड रहेगा, अनडिफाइंड का मतलब ये कितना भी हो सकता है, बता नहीं सकते, अनडिफाइंड रहेगा। और टी ग्रेटर देन जीरो पे भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। इसका मतलब इम्पल्स रिस्पॉन्स वो होता है, इम्पल्स आपको पता ही होगा बच्चों, जनरल भाषा में मैं बताऊं, आपने जब छोटे थे तो साइकिल चलाते थे, साइकिल चला रहे हो, अचानक से किसी ने पीछे से आपको बहुत तेज धक्का दे दिया तो आपकी स्पीड एकदम से बढ़ती थी। एकदम से स्पीड का बढ़ना ही क्या कहलाता है, इम्पल्स कहलाता है। इसका मतलब वो पर्टिकुलर टाइम जिस पे आपका अनडिफाइंड रिस्पॉन्स आए उसे ही हम इम्पल्स रिस्पॉन्स कहते हैं। और ये कब आएगा बच्चों, t बराबर जीरो टाइम पे। आपको इसकी डेफिनेशन याद रखनी है कि यूनिट स्टेप का डिफरेंशिएशन क्या कहलाता है, इम्पल्स। और ये हमेशा रिस्पॉन्स किस पे देगा, t बराबर जीरो पे, बाकी जीरो से कम और जीरो से ज्यादा क्या रिस्पॉन्स देगा, जीरो। उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है यूनिट रैंप फंक्शन। यूनिट रैंप का मतलब है बच्चों t ग्रेटर देन सॉरी t लेस देन इक्वल टू जीरो पे ये आपको देगा जीरो रिस्पॉन्स, मतलब यहाँ पे भी जीरो देगा। और t ग्रेटर देन जीरो पे आपको देगा t रिस्पॉन्स, इसका मतलब कोई भी समथिंग रिस्पॉन्स होगा। और ये रैंप फंक्शन का ग्राफ है। तो एग्जाम में आपको ग्राफ देके पूछ सकता है कि ये कौन से फंक्शन का ग्राफ है, रैंप की डेफिनेशन पूछ सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं। जीरो फॉर नेगेटिव वैल्यू, इसका मतलब बच्चों टाइम की वैल्यू ऑफ t, अगर टाइम की वैल्यू नेगेटिव है तो वहां पे आपका रिस्पॉन्स जीरो आएगा और उसके बाद में लीनियर आएगा, इसे ही कहते हैं रैंप। अब देखो बच्चों एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन, ये तो मैंने डेफिनेशन बता दी। डेल्टा टी क्या है, इम्पल्स है। और इम्पल्स क्या होता है, अगर मैं यूनिट स्टेप का डिफरेंशिएशन करता हूं तो मुझे इम्पल्स मिलता है, अगर मैं रैंप फंक्शन का डिफरेंशिएशन करता हूं तो मुझे यूनिट स्टेप मिलता है, और अगर मैं इम्पल्स का इंटीग्रेशन करता हूं तो मुझे यूनिट स्टेप मिलता है, और अगर मैं यूनिट स्टेप का इंटीग्रेशन करता हूं तो मुझे रैंप मिलता है। ये डेफिनेशन याद रखो, एग्जाम में पूछी जाती है। ओके, नेक्स्ट देखो। तो ये तो थे कुछ फंक्शन जो मुझे बीच में बताने पड़े। अब मैं आता हूं सोर्स नेटवर्क पे। अब हम बात करते हैं बच्चों स्टेप रिस्पॉन्स। स्टेप का मतलब आपको यहाँ पे ऐसे भी दिखा सकता है वो, लेकिन मैं अभी ले नहीं रहा हूं इनको, ठीक है। ये स्टेप रिस्पॉन्स फंक्शन होता है वैसे तो, ठीक है। अभी हम यहाँ पे जनरली बात कर रहे हैं, आरसी सर्किट है और सोर्स लगा हुआ है, ठीक है। ओके, सोर्स लगा हुआ है, इसका मतलब बच्चों पहले तो आपका कैपेसिटर चार्ज होगा फिर डिस्चार्ज होगा, ठीक है। अब अगर बात करें बच्चों t बराबर जीरो नेगेटिव, इसका मतलब t बराबर जीरो पे ये तीर नीचे की तरफ दिखाया हुआ है, नीचे का मतलब है बच्चों t बराबर जीरो पे आपका कैपेसिटर क्या, सॉरी सर्किट क्या होगा, स्विच क्या होगा, क्लोज होगा। इसका मतलब t बराबर जीरो नेगेटिव पे वोल्टेज अक्रॉस c इज v नॉट। इसका मतलब सर्किट क्या है, ओपन है। ओपन है उस टाइम पे हमने मान लिया कि इनिशियली कैपेसिटर पे वोल्टेज v नॉट है। आप चाहो तो बच्चों इसको जीरो भी मान सकते हो कि इनिशियली मेरा कैपेसिटर चार्ज ही नहीं है, लेकिन मैंने v नॉट मान लिया एक बार इक्वेशन बनाने के लिए। और t बराबर जीरो पर भी वही रहेगा, क्योंकि इनिशियली आपको पता है कि सडनली कैपेसिटर चेंज नहीं करता है वोल्टेज। अब थोड़ा ध्यान दें, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, देखो इधर, ये t बराबर जीरो पॉजिटिव है और ये t बराबर इनफाइनाइट, और ये मेरा t बराबर जीरो नेगेटिव है। देखो बच्चों मैं दो सिचुएशन के ग्राफ बना रहा हूं आपको समझाने के लिए। सबसे पहले मैंने ये माना है, क्या माना है कि मेरा स्टार्टिंग में कैपेसिटर ना पहले से थोड़ा सा चार्ज है, और वो कितना चार्ज है, v नॉट। इसका मतलब ये v नॉट पे चार्ज है। अब t बराबर जीरो पे एकदम से चार्ज तो नहीं होगा ना, सोर्स लगा है तो चार्ज ही होगा और चार्ज होगा, लेकिन एकदम से तो नहीं बढ़ेगा। ओके, अब बच्चों जैसे ही t बराबर जीरो पॉजिटिव आया, स्विच आपका क्लोज हो गया, क्लोज हो गया।
क्लोज होते ही अब आपका कैपेसिटर चार्ज होगा, और ये कहां तक चार्ज होगा, ये मैक्सिमम चार्ज होगा Vs तक, और कहां से शुरू हुआ बच्चों, V0 से। अगर बच्चों ये Vs तक चार्ज होगा, इसका मतलब वही फाइनल स्टेडी स्टेट वोल्टेज है जहां तक ये मैक्सिमम चार्ज हो सकता है। क्या इससे ज्यादा चार्ज हो सकता है क्या, नहीं सर। अब एक बात आओ, अगर मैं यहाँ पे, अब देखो मैं दूसरा केस ले रहा हूं, अगर मैं बच्चों इसको 0 वोल्ट लेता स्टार्टिंग में, तो मेरा ग्राफ कहां से शुरू होता, तो मेरा ग्राफ यहां से शुरू होता और ये मेरा ग्राफ यहां तक जाता। बस इतना ही फर्क है, वो डिपेंड करता है कि इनिशियली वोल्टेज आपका V0 हो भी सकता है, 0 भी हो सकता है, समझ रहे हो बात को। तो अब बात ये आती है कि ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग का ग्राफ बनेगा कैसे, तो उसकी इक्वेशन मैंने लिख दी, Vt बराबर Vs। Vs क्या है बच्चों, Vs वो पोजीशन है, फाइनल पोजीशन है जिसके बाद कैपेसिटर आपका दोबारा चार्ज नहीं होगा, मतलब ये वो मैक्सिमम वैल्यू है जहां तक आपका कैपेसिटर चार्ज होगा, प्लस V0। अब V0 बच्चों 0 भी हो सकता है और स्टार्टिंग में कैपेसिटर पहले से चार्ज भी हो सकता है, माइनस Vs E इनवर्स T बाई आर्स। ठीक है, अब इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है हमारे लिए, ठीक है, न्यूमेरिकल करने के लिए ये हमें याद रखनी है। Vt बराबर Vs, Vs बच्चों वो फाइनल पोजीशन है। एक बात आओ, Vs तक जब चार्ज हुआ तो किस टाइम पे चार्ज हुआ सर, इनफाइनाइट पे, इसका मतलब ये वोल्टेज V इनफाइनाइट है, और ये वोल्टेज स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग का मतलब t बराबर 0 टाइम पे, तो ये मेरी कौन सी वोल्टेज है, इनिशियल वोल्टेज है, माइनस V इनफाइनाइट, इसका मतलब t इनफाइनाइट पे E इनवर्स T बाई टाउ। अब देखो बच्चों, आपने सोर्स फ्री नेटवर्क पढ़ा था ना, सोर्स फ्री नेटवर्क में क्या था, सोर्स फ्री नेटवर्क में ये था कि कैपेसिटर आपका डिस्चार्ज हो रहा था, तो फाइनली आपकी वोल्टेज क्या हो रही थी, डिस्चार्ज हो रही थी, मतलब 0 हो रही थी। फाइनली वोल्टेज क्या हो रही थी, 0 हो रही थी, और इनिशियली आपको कैपेसिटर पहले से चार्ज था, तो इन सबको 0 रख दो। क्यों, क्योंकि बच्चों आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा था फाइनल पोजीशन पर। अगर डिस्चार्ज हो रहा था तो ये सारी वैल्यू क्या रखोगे, 0, और 0 रखोगे। इनिशियली आपकी वोल्टेज तो पहले से, अगर सोर्स फ्री है, पहले से चार्ज है, तो आप कुछ ना कुछ लोगे, इसका मतलब Vt बराबर V0 E इनवर्स T बाई टाउ। तो आप इससे भी निकाल सकते हो। कुल मिला के बात ये है बच्चों कि आप सिर्फ ये वाले इक्वेशन याद रखो, हर न्यूमेरिकल होगा। कैसे करेंगे ये अभी बात करेंगे। अब बच्चों आरएल सर्किट की बात करें तो कुछ नहीं करना, फॉर्मूला यही रहेगा। अब यहाँ पे वोल्टेज की जगह आप करंट लिखोगे, क्योंकि इंडक्टर में करंट नेचर होता है, तो I इनफाइनाइट, I इनिशियल इनफाइनाइट E इनवर्स T बाई टाउ। टाउ क्या होगा, वही टाइम कांस्टेंट L बाई आर, और यहाँ पे RC सर्किट का टाइम कांस्टेंट वो होगा RC। I इनफाइनाइट का मतलब हम इसे फाइनल बोलेंगे, इसे इनिशियल बोलेंगे, इसे फाइनल बोलेंगे, और ये सीधा हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है और हमारा क्वेश्चन बड़ा ही आसानी से होगा। ठीक है, अब बच्चों ये दो फॉर्मूले अगर आपको याद है तो कोई भी सर्किट आए आप बड़ा इजीली कर सकते हो। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं, अब क्वेश्चन करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, तो क्वेश्चन देखिए आपके सामने, ये क्वेश्चन इजी है, आप ही कर लोगे, कोई भी तरीका लगाओ इसमें जो ठीक लगे आपको। सीरीज LC सर्किट इज सडनली कनेक्टेड टू ए DC वोल्टेज सोर्स। ये जनरली ट्रांजिएंट का नहीं है, मतलब नॉर्मली क्वेश्चन है कि सडनली आपने DC अप्लाई कर दी है इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस। द करंट इन द सर्किट एट T इक्वल टू 0 पॉजिटिव इज इक्वल टू, ओके। अब एक बात आओ, DC अप्लाई किया तो इंडक्टर किसकी तरह बिहेव करेगा, शॉर्ट की तरह, और कैपेसिटर किसकी तरह बिहेव करेगा, ओपन की तरह। करेक्ट है। इसका मतलब बच्चों करंट कितना जाएगा, चाहे कोई भी इंस्टेंट हो, हर इंस्टेंट पे करंट 0 एम्पियर ही रहेगा। इसका मतलब तीनों सिचुएशन में करंट क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, क्योंकि DC अप्लाई की हुई है।
तो डीसी अप्लाई किया है तो तीनों सिचुएशन में करंट क्या रहेगा, जीरो। अब जीरो पॉजिटिव पे पूछा है तो क्या आएगा, जीरो। भाई जीरो नेगेटिव में भी जीरो ही था, और इनफाइनाइट पे भी क्या रहेगा, जीरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एसएससी 2012 क्वेश्चन है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट बड़ा है लेकिन आंसर एक लाइन का है। इन सीरीज आरसी सर्किट है, एक आरसी सीरीज सर्किट दिया हुआ है, आप ट्राई करें। The voltage across C starts increasing. C के across voltage start increasing the moment the circuit switch to V volt DC. Okay, the rate of increase of voltage across C at the instant just after the switch is closed. कहने का मतलब कुछ नहीं है बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ आपको वोल्टेज निकालनी है तो आपको पता होता है कि I बराबर सी डीवी बाई डी टी होता है। आपको डीवी बाई डी टी निकालना है। अब एक बात बताओ, I तो आपको पता है V अपॉन आर से निकलेगा, तो सर्किट के अक्रॉस अगर वोल्टेज करें, क्योंकि बच्चों कारण क्या है, एट टी इक्वल टू जीरो पॉजिटिव कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट होएगा तो आपको पता है कि वहां केवल करंट ही जाएगा, और करंट क्या होगा, V बटा आर ही होगा। इसका मतलब I की जगह मैं V बटा आर लिख देता हूं। अब मुझे dV बाई डी टी निकालना है, जो ऑप्शन दिया है उनकी टर्म में निकालना है। ओके भाई, इसने यही तो बोला है, T इक्वल टू जीरो इंस्टेंट पे, तो कैपेसिटर आपका क्या होगा कैपेसिटर आपका हो जाएगा शॉर्ट। शॉर्ट होने का मतलब है कि इसमें जो करंट जाएगा I क्या होगा, V अपॉन आर, क्योंकि अप्लाई वोल्टेज क्या है, डीसी है, तो V अपॉन आर हो जाएगा। अब V अपॉन आर कर दिया तो dV बाई डी टी V बाई आर, आप यहां से निकालोगे V बाई आर सी आ जाएगा। रेट ऑफ वोल्टेज आपका क्या आएगा, V अपॉन आर सी। तो ये एसएससी 2012 का क्वेश्चन था, ये तो जनरल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, एसएससी 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। आफ्टर क्लोजिंग द स्विच एस, ओके, एट टी इक्वल टू जीरो, वही है बच्चों, तीन सिचुएशन बनेगी। स्विच को क्लोज कर रहे हैं ये टी इक्वल टू जीरो पे, जीरो का मतलब जीरो प्लस पे, इसका मतलब इससे पहले तो स्विच ओपन ही था, सही है। ओके, द करंट आई टी एट एनी इंस्टेंट टी इन द नेटवर्क। भाई आई टी निकालना है किसी भी इंस्टेंट पे, इसका मतलब इसमें कोई भी इंस्टेंट ले लो आप जिसमें आपका करंट आए आई टी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है बच्चों फॉर्मूला क्या है, आई टी इक्वल टू आई इनफाइनाइट प्लस आई जीरो आई इनफाइनाइट ई इनवर्स टी बाई टाउ। ठीक है, सबसे पहले बच्चों टाउ निकाल लो, टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट क्या आएगा, सबसे पहले आप ये निकाल लो, तो वो होगा एल बाई आर, तो टाइम कांस्टेंट आपका आएगा 1/100 सेकेंड। पहला काम तो ये हो गया। अब बच्चों आई बराबर इनफाइनाइट पे आई बराबर इनफाइनाइट पे छोड़ो, पहले सबसे पहले इनिशियल। आप एक बात बताओ, टी बराबर जीरो पे इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर किसकी तरह बिहेव करेगा सर, टी बराबर जीरो पे इंडक्टर हो जाएगा ओपन। ओपन हो गया तो क्या कोई करंट जाएगा क्या सर, नहीं जाएगा। इसका मतलब करंट क्या होगा, 0 एम्पियर। ठीक है, अब करंट है 0 एम्पियर, सोर्स लगा है तो ये 0 से चार्ज होना शुरू होगा, सही है कि नहीं। देखो बच्चों, अगर स्टार्टिंग में इंडक्टर के अक्रॉस कोई वोल्टेज दी होती या कोई करंट दिया होता तो ये वहां से चार्ज होना शुरू होता, लेकिन यहाँ पे तो 0 आया है, इसका मतलब 0 से चार्ज होना शुरू होगा। तो इनफाइनाइट पे एक चीज क्लियर है कि ये 0 नहीं होगा, ये कोई करंट पे चार्ज होगा। वो करंट कितना होगा तो वो निकालना है आपको। टी बराबर इनफाइनाइट पे इंडक्टर शॉर्ट, स्विच हो जाएगा क्लोज। अब इंडक्टर शॉर्ट हो गया तो आई इनफाइनाइट कितना आया, 10 एम्पियर। अब बच्चों आई इनफाइनाइट भी आ गया, आई जीरो भी आ गया, ये सारी वैल्यू आप इसके अंदर रख दो। इसके अंदर रखने के बाद सॉल्व कर लो, कुछ नहीं है, आंसर आ जाएगा 10 माइनस 10 ई इनवर्स 100t। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
ये भी सेम ही क्वेश्चन है, बस कैपेसिटर लगा दिया, यूपी 15 के अंदर आया हुआ है। पहले टाइम कांस्टेंट निकाल लो, वही फॉर्मूला तो आपको पता ही है, करंट निकालना तो ये फॉर्मूला रहेगा। अब देखो t बराबर 0 पे स्विच क्लोज होगा, कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा तो करंट तो आएगा, करंट क्या निकलेगा बच्चों, V बाई आर निकलेगा, क्योंकि ये तो शॉर्ट हो गया ना, करंट क्या आएगा V बाई आर, तो 0.22 एम्पियर आ गया। फिर t इक्वल टू इनफाइनाइट पे फाइनल पोजीशन पे करंट निकालना है, तो C ओपन, करंट हो जाएगा 0। अब कुछ नहीं करना बच्चों, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर और टाइम कांस्टेंट की वैल्यू रख दो, फिर देख लो जो आंसर मैच करे इसके अंदर वो आपका आंसर होगा। तो आंसर आएगा 0.22 E इनवर्स T200, ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्रांसको के अंदर आया 2012 में, टाइम कांस्टेंट निकालना है, फटाफट करेंगे। कुछ नहीं करना, सोर्स को हटाना है, तो कैपेसिटर वोल्टेज सोर्स शॉर्ट होता है, करंट सोर्स ओपन हो जाएगा, तो इसको ओपन करने के बाद ये सर्किट बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। अब यहाँ देख लो बच्चों, ये दोनों रजिस्टर किस में लग रहे हैं, सीरीज में, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो गया 6। अब ये कैपेसिटर है, इनका सी इक्विवेलेंट निकाल लो, सी इक्विवेलेंट निकालोगे तो बच्चों ये वाले दो कैपेसिटर, एक ये वाला और ये वाला पैरेलल में है, पैरेलल में है तो जुड़ जाएंगे। फिर ये जो आपका रिजल्टेंट आएगा ये आपका 1 फैरेड के साथ सीरीज में है, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया है, सीरीज में है। किस में है ये, सीरीज में है, तो थोड़ा करेक्शन करना। अब ये सीरीज में है तो आपको पता है 2 इंटू 1 कैपेसिटर में उल्टा होता है, 2 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 1, तो आ जाएगा 2/3 फैरेड, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा 4 सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्विच इज क्लोज फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब स्विच क्लोज है लंबे समय के लिए और ओपन हो जाता है t बराबर 0 पे। अब की बार उल्टा दे दिया, इसका मतलब अब की बार हमें 0 नेगेटिव से मतलब है, 0 पॉजिटिव से मतलब है, क्योंकि इसने बोला है कि लॉन्ग टाइम के लिए स्विच आपका क्या है, क्लोज है, मतलब इस सिचुएशन में क्लोज है। अगर स्विच ये क्लोज है बच्चों तो आप एक बात बताओ, आपको V निकालना है, तो पहले तो बच्चों टाइम कांस्टेंट निकाले, क्योंकि फॉर्मूला तो ये लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, हाँ लगेगा। पहले तो टाइम कांस्टेंट निकाल लो, सबसे इजी यही है। तो वोल्टेज सोर्स को क्या करना है, शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट करना है। तो कैपेसिटर तो बच्चों 1/4 फैरेड ही आएगा, कैपेसिटर का तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और वोल्टेज सोर्स ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट, शॉर्ट होगा तो ये दोनों किस में है, पैरेलल में, तो ये आर इक्विवेलेंट निकाल लिया और ये कैपेसिटर निकाल लिया 1/4 और आपका आंसर आ गया 5/3 सेकेंड। ओके, टाइम कांस्टेंट तो आ गया 5/3 सेकेंड। अब बच्चों बात करनी है हमें इसके बारे में। अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आपको वोल्टेज का ये जो फंक्शन दे रखा है बच्चों, ये 30 ut दे रखा है। तो अब एक बात आओ, t लेस देन 0 टाइम पे ut का वैल्यू क्या होता है सर, 0 होता है, 0 होता है तो ये वोल्टेज क्या कंसीडर करोगे सर, 0। 0 का मतलब इसको कैसे कंसीडर करोगे सर, शॉर्ट मानेंगे इसको। कब मानेंगे, t बराबर 0 टाइम पे या लेस देन 0 पे। t ग्रेटर देन 0 पे ut का वैल्यू 1, तो आप इसको कंसीडर करोगे 30 वोल्ट। ओके, तो देखो आगे सॉल्यूशन। इसका मतलब बच्चों t बराबर 0 नेगेटिव पे, तो ये आपका t बराबर 0 नेगेटिव पे क्या था बच्चों, यहाँ वाला सोर्स क्या हो जाएगा, शॉर्ट होगा ना, क्योंकि ut क्या हो जाएगा 0, ut 0 हो गया तो ये शॉर्ट हो गया। और कैपेसिटर किसकी तरह बिहेव करेगा, तो मैंने बोला था कई बार बच्चों, जब आपको 0 नेगेटिव की कोई पॉइंट दे दे और 0 पॉजिटिव दे दे तो इनफाइनाइट लेने की जरूरत नहीं है, आपको इसी को ही फाइनल स्टेडी स्टेट मानना है। तो फाइनल स्टेडी स्टेट मतलब t बराबर इनफाइनाइट या t बराबर 0 नेगेटिव पर कैपेसिटर किसकी तरह बिहेव करता है, ओपन, तो ये ओपन हो गया। ओपन हो गया तो बच्चों आप बताओ वोल्टेज कितना आ गया, जितना वोल्ट ये है उतना ही ये आ गया, कितना आ गया 10 वोल्ट। अब एक बात बताओ, जब आप स्विच को ओपन कर दोगे तो क्या वोल्टेज एकदम से चेंज होगी क्या, नहीं सर, इसका मतलब t बराबर 0 टाइम पे भी आपका वोल्टेज क्या रहेगा, 10 वोल्ट। अब देखो इधर t ग्रेटर देन 0 पे स्विच हो गया ओपन, ओपन, इसका मतलब बच्चों जो स्विच था वो ओपन कर दो, ओपन करोगे तो ये वाला टर्म पूरा ही हट जाएगा, देख लो यहाँ पे दोबारा से।
जब आपने ये ओपन कर दिया तो इस सर्किट का अब कोई रोल ही नहीं है बच्चों। इस सर्किट का कोई रोल है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये सर्किट तो पूरा ही हट गया। अब रह गया हमारे पास ये वाला सर्किट। अब आपको पता होगा बच्चों कि ये 30 वोल्ट काउंट होगा, क्योंकि t ग्रेटर देन 0 टाइम पे ut क्या होता है? 1 होता है। ut क्या होता है? 1 होता है। इसका मतलब ये 30 वोल्ट काउंट होगा। अब 30 वोल्ट काउंट होगा तो अब आपके पास ये सर्किट है, तो V बराबर 0 पॉजिटिव या इनफाइनाइट पे आप निकाल लो बच्चों, क्योंकि t ग्रेटर देन 0 मतलब t इनफाइनाइट पे निकाल लो। तो क्या आएगा आपके पास? इनफाइनाइट पे, क्योंकि हमें तो दो सिचुएशन निकालनी है। 0 पॉजिटिव तो हमने निकाल लिया इस कंडीशन से, क्योंकि सडन चेंज नहीं होगा। V इनफाइनाइट निकालना है, तो एक बात बताओ, जो वोल्टेज यहाँ पे होगी वही वोल्टेज तो यहाँ पे होगी। इसका मतलब आप इसको छोड़ो, क्योंकि t इनफाइनाइट पे आपको पता ही है कैपेसिटर क्या हो जाएगा? ओपन। अगर इनफाइनाइट लेंगे ओपन होगा तो यहाँ वोल्टेज निकाल लो बच्चों। यहाँ वोल्टेज डिवीजन रूल से 20 इंटू 30 अपॉन 20 प्लस 30, 20 वोल्ट आ जाएगा। अब ये वैल्यू पुट कर दो। तो कुछ नहीं है बच्चों, बड़ा ही इजी है ट्रांजिएंट। वैसे आपको इन क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको मेहनत लगेगी, इन क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करें, फिर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करें। फिर भी आपका कोई डाउट आता है तो मुझे बताएं और मैं उन क्वेश्चंस को क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, तो ये था हमारा ट्रांजिएंट रिस्पांस। अब ट्रांजिएंट रिस्पांस के बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा बच्चों टू पोर्ट नेटवर्क। और इसके बाद भी अगर आपको ट्रांजिएंट में कोई एक्स्ट्रा चीज पूछनी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मेरे हिसाब से ये कंफर्म है और इतना काफी है, ठीक है। फिर भी आप इसके अलावा RLC सीरीज सर्किट एक और बचता है, अगर आप बोलोगे तो वो भी मैं करवा दूंगा टू पोर्ट नेटवर्क के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा टू पोर्ट नेटवर्क। तब तक के लिए थैंक यू। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है। ओके, थैंक यू।